हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, बुढ़ापे में अपनी संतान भी अपना फर्ज निभाने के पहले अपना खर्च देखती है। कुछ इस तरह के भाव इस कहानी में दर्शाए गए हैं। कहानी प्रस्तुत है बाबूजी। माँ का फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम लोग आ जाओ तो सोचें कि क्या करना है। शिवम और राकेश को भी फोन कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि जरूर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। अब की बार इंस्ट्रूमेंट खरीद कर रख दूंगा और माँ को देखना भी सिखा दूंगा। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा अस्पताल है, वहां एक डॉक्टर है और वो जुकाम और बुखार की दवाई दे देते हैं। भर्ती करवाने पर भी कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फिर माँ अकेली क्या कर पाएगी? पड़ोसी हैं, पर आजकल पड़ोसी कितना साथ देते हैं। मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया था। पत्नी को रास्ते के लिए 4 पराठे बनाने को बोल दिया था। मिंटू के पेपर चल रहे थे, इसलिए रीमा का और मिंटू का जाना संभव नहीं था। रिजर्वेशन किस्मत से मिल गया था। मैंने चौराहे से ऑटो रिक्शा ले लिया था और स्टेशन पहुंच गया था। ट्रेन आने में अभी समय था, इसलिए बॉस को फोन करके पिता की तबीयत के बारे में बताया था और छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की थी। उनका मूड ठीक था, सो छुट्टी वो हेडक्वार्टर लीव मिल गई थी। उस तरफ से बेफिक्र होकर मैं बाबूजी की तबीयत के बारे में सोचने लगा था। माँ के पास तो पैसा नहीं होगा, हम लोगों को ही खर्च की व्यवस्था करनी होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धड़धड़ाती हुई आ गई थी तो तंद्रा टूटी थी। जल्दी जल्दी अटैची वो बैग उठाकर डब्बे की तरफ दौड़ पड़ा था। गनीमत थी डब्बे के गेट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और मैं बिना किसी परेशानी के अपनी बर्थ तक पहुंच गया था। ट्रेन चल पड़ी थी और साथ साथ चलने लगी थी विचारों की धारा। पहली बार जब नौकरी पर जा रहा था तो बाबूजी ने अपनी कलाई घड़ी मुझे दे दी थी। बोले थे, मुझे तो कोई जरूरत पड़ती ही नहीं, घर में घड़ी लगी है और दुकान में छुटकू घड़ी लगाए रहता है। वैसे भी सुबह घर से टाइम पर चला ही जाता हूँ और शाम को जब सब दुकान बंद करते हैं तब मैं भी कर देता हूँ। घड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें घड़ी की जरूरत पड़ेगी, कहकर उन्होंने मुझे अपनी घड़ी पहना दी थी। मैं कुछ कह ही नहीं पाया था। माँ ने चलते समय मीठे व नमकीन खुरमे बना दिए थे। बोली थी, व्यवस्था जमने में कुछ समय लग जाएगा, तब तक कुछ खाने पीने को पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा और मुझे भी कुछ चिंता नहीं रहेगी। स्टेशन आ गया था। छोटा सा स्टेशन था, 2-4 दुकानें और 10-20 यात्री। तांगे वाले को बुला लिया था। उसने तांगा रोक दिया था और मैं बैठ गया था। तांगा चलता जा रहा था और मैं बाबूजी तथा माँ के बारे में सोचता जा रहा था। तांगे वाले ने घोड़ी को चलने के लिए बार बार पुचकारा था, मगर घोड़ी अपने मन से चल रही थी। घोड़े वाले की बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। घोड़े वाले को गुस्सा आ गया था और उसने जोर से एक चाबुक घोड़ी की पीठ पर लगा दिया था और बोला था, चलो शुद्ध हो गई हो। उन हालात में भी हंसी आ गई थी। घर आ गया था। मैंने तांगे से सामान उतार लिया था। तांगे वाले को पैसे देकर मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई थी। दरवाजा जैसे कि उम्मीद थी माँ ने ही खोला था।
माँ का चेहरा एकदम मलिन था, आंखें अंधबुंदी सी थी, जैसे कि महीनों से सोई नहीं। मैंने पैर छुए थे तो माँ अंदर की तरफ मुड़ गई थी, जैसे कि जल्दी से जल्दी पिताजी के पास पहुंचना चाहती। मैंने चलते चलते पूछा था कि अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा था कि अब खुद ही देख लो, कल रात के बाद से आंखें नहीं खोली हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं। मैंने पूछा था, और आपने कुछ खाया? तो उन्होंने आंखें झुका ली थी। पिताजी आंखें बंद किए एकदम सुस्त से लेटे हुए थे। माँ ने उनको धीरे से हिलाकर कहा था, देखो सौरभ आया है। पिताजी की पुतली धीरे से कांपी थी, पर पलकें नहीं खुली थी। पिताजी का मुंह सूख रहा था। माँ ने धीरे से चम्मच से पानी पिलाने की कोशिश की थी। 2 बूंद पानी बमुश्किल पिताजी ने पिया था। मैंने माँ से पूछा था कि श्रेयांश और चित्रांश के फोन आए क्या? कब आ रहे हैं? मैं तो समझ रहा था कि आ गए होंगे अब तक। माँ चुप रही थी, जैसे कि मन में बहुत कुछ भरा है पर कहना नहीं चाहती। माँ ने कहा था कि समय खराब करना ठीक नहीं है, कहीं बाहर शहर ले चलें क्या तुम्हारे बाबूजी को? मैंने पूछा था कि अभी किसका इलाज चल रहा है? तो माँ ने बताया था कि प्राइवेट डॉक्टर है, त्रिपाठी। दोनों टाइम आकर देख जाते हैं, दवा वगैरह भी आकर दे जाते हैं। कभी जरूरत हो तो बाजार से भी दवा ला देते हैं। अब तुम सब भाई बैठकर तय कर लो कि कहाँ लेके चलना है, तो फिर वैसा ही किया जाए। माँ रसोई की तरफ मुड़ गई थी। मैं इंतजार कर रहा था कि श्रेयांश और चित्रांश के फोन आए तो आगे का प्रोग्राम तय करें। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन उन लोगों के फोन नहीं आए थे। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अकेले ही मैं फैसला ले लूं या उनका इंतजार करूं। मैंने चित्रांश और श्रेयांश दोनों को फोन लगाया था, मगर नेटवर्क प्रॉपर न होने के कारण फोन नहीं लग पा रहा था। मैंने व्हाट्सएप कॉल भी लगाने की कोशिश की थी, पर वो भी नहीं लग पा रहा था। रात भर ट्रेन में सो नहीं पाया था, सो आंखें उनींदी सी हो रही थी। मैं बरामदे में पड़े हुए तखत पर सो गया था। पता नहीं कब तक मैं सोता रहा था। तभी माँ की आवाज सुनाई पड़ी थी। माँ मुझे जगा रही थी। उठ जा सौरभ, देख तो श्रेयांश आ गया है, तू भी चाय पी ले, शाम हो चली है। मैं उठकर बैठ गया था और चाय पीने लगा था। श्रेयांश मेरे पास आकर बैठ गया था, फिर चाय पीकर बोला था, जाता हूँ, बाबूजी को देख लेता हूँ। मैंने कहा था, चलो मैं भी चलता हूँ। हम दोनों जाकर बाबूजी के पास बैठ गए थे। बाबूजी वैसे ही निश्चेष्ट पड़े थे। उसी समय डॉक्टर त्रिपाठी बाबूजी को देखने आ गए थे। उन्होंने स्टेथोस्कोप से बाबूजी का सीना, वो पीठ चेक किया था। फिर बोले थे, थोड़ा बहुत फर्क तो लग रहा है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है। ईश्वर ही सब ठीक करेगा। कोई खास बीमारी तो समझ में आती नहीं। आप लोग चाहो तो बाहर कहीं दिखा लो। हमने उन्हें बताया था कि जल्दी ही हम लोग कोई न कोई फैसला ले लेंगे। अगले दिन चित्रांश भी आ गया था। वो सब परिवार आया था। माँ को रसोई से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन बच्चों के साथ माँ को लगना पड़ता था। बाबूजी ठीक होते तो बच्चे उनके साथ लगे रहते, खेला करते। बातचीत के दौरान माँ की आंखों में
आंसू आ जाते थे। माँ व्यथित थी, ये मैं अनुभव कर पा रहा था। शाम को हम सब बातचीत के लिए बैठे थे तो निष्कर्ष ये निकला था कि बाहर जाकर इलाज करवाने में कम से कम 4-5 लाख का खर्च होगा। माँ के अकाउंट में मुश्किल से 1.5-2 लाख होगा। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। इसके बाद भी माँ को पैसे की जरूरत होगी, ये सब सोचकर तय करना होगा। पैसा कहाँ से आए, ये भी एक निर्णायक बिंदु था। सबने अपने अपने खर्च गिना दिए थे और ये भी बता दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। एकमात्र प्रॉपर्टी, मकान जिसमें माँ पिताजी रह रहे थे, वो दुकान थे। मान लो दुकान को बेचने की सोच भी लें तो अपनी जरूरत पर कोई सही कीमत थोड़ी दे देगा, बहुत कम पैसे मिलेंगे। मकान तो बेचा नहीं जा सकता, माँ रहती ही है, बाद में भी माँ को रहना पड़ सकता है। आजकल बहुओं के साथ किसकी निपटी है? अकेली रहेंगी तो कम से कम सुख शांति के साथ रह पाएंगे। हम सबको पशु पेश में देखकर माँ ने कहा था, मेरे पास भी बस यही चेन, टॉप्स और अंगूठी है, बाकी सब सोनिया की शादी में दे दिया था। तुम लोग ठीक समझो तो मकान का एक हिस्सा मेरे लिए रख कर बाकी बेच दो, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। दुकान से जितने पैसे आ जाएं और मकान की कीमत मिलाकर इनको इलाज करवाने ले चलो, कहीं इसी पशु पेश में देर न हो जाए। अगले दिन से बातचीत शुरू कर दी गई थी। कोई कायदे का ग्राहक आ ही नहीं रहा था। डॉक्टर त्रिपाठी को भी कह दिया गया था कि कोई ग्राहक नजर में आए तो बताएं। उन्होंने कहा था कि अगर वे ठीक समझे तो सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवा दें, उनके साधन तो सीमित हैं। हम लोगों ने उस बिंदु पर भी सोचने को कह दिया था। दोपहर को माँ चुपचाप लेटी हुई थी। चित्रांश ने माँ से उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। माँ ने आंखें खोली थी तो उनके आंसू टपक पड़े थे। माँ बोली थी, चित्रांश, आज तुम लोगों को बाबूजी के इलाज के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, पर जब तुम छोटे थे तो तेज बुखार में बड़बड़ा रहे थे। बाबूजी ने बिना 1 मिनट लगाए तुम्हें गोद में लेकर छाता लगाकर डॉक्टर के यहाँ भागे थे। चित्रांश ने कहा था, माँ क्यों ना हम सोनिया दीदी को भी खबर कर दें, शायद उनका भी कोई निर्णय हो। माँ ने कहा था कि निर्णय से अगर तुम्हारा मतलब पैसे से है तो वो खुद ही बहुत परेशान है, इसलिए मैंने उन्हें खबर नहीं किया था। उसका बेटा हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, इन दिनों उसका यहाँ आना भी ठीक नहीं है। सुबह का वक्त था। डॉक्टर त्रिपाठी अंदर से भागते हुए आए थे। हम सब चौंक गए थे कि न जाने क्या खबर सुनाएंगे। कम से कम तिरही बरखी में ही लाखों रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े थे। वो कहा था, ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। बाबूजी आंख खोले हैं, वो माँ को बुला रहे हैं। माँ ने हाथ जोड़कर अपने आंसू पोंछ लिए थे। हम सब बाबूजी के कमरे की ओर दौड़े थे, जैसे बचपन में दौड़ा करते थे। इस बीच क्या क्या हो गया था, ये बाबूजी को पता नहीं था। नमस्कार।